हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। अध्याय आते हैं हमारे पास बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक है, तो इसे हम डिटेल में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंट आपकी बुक का। और साथ में यहाँ पे आपको एनसीईआरटी जो आपकी बुक है इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे आज चैप्टर रहेगा। 7वां चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसी में हम इटली में पुनर्जागरण जो हुआ था इसके बारे में भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओके, देखिए अध्याय के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या उसके बारे में पढ़ते हैं। इस अध्याय में 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के यूरोपीय इतिहास का वर्णन है। तो 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी में यूरोप में का जो इतिहास है उसे हम पढ़ेंगे। 300 सालों का 300-400 सालों का जो इतिहास है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो समय था इस दौरान यूरोप के कई देशों में नगरीय संस्कृति की शुरुआत हुई। ठीक है, इससे पहले जो यूरोप था वो ग्रामीण था, है ना, गांव जैसा इलाका था पूरा। पहली बार यूरोप में क्या हुआ, नगरीय संस्कृति बसना शुरू हुआ। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम ये कला और विद्या के केंद्र बने। इसी दौरान यूरोप में मुद्रण का आविष्कार हुआ, छपाई प्रेस आया, जिसकी वजह से छपी हुई पुस्तकें पूरे यूरोप में फैली। ठीक है, अब यूरोप के लोग अपने आप को आधुनिक बोलते थे और वो अपनी आधुनिक विश्व की तुलना यूनान और रोम के प्राचीन दुनिया से करने लग गए। ठीक है, तो ये रहेगा 14वीं शताब्दी से हम यहाँ पे यूरोप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और 17वीं शताब्दी तक यूरोप को हम यहाँ पर एंड करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक जो अभी हमने देखे इसको हम डिटेल में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए 14वीं तथा 17वीं शताब्दी का जो यूरोपीय इतिहास है इसकी जानकारी के स्रोत, यानी ये जो हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं 300 सालों का इतिहास, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है। ठीक है, तो दस्तावेजों से, मुद्रित पुस्तकें, छपी हुई जो किताबें हैं, चित्र, मूर्तियाँ, भवन और यहाँ पे मिले हुए वस्त्र। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्राचीन चीज़ें हमें जो है मिली हैं और इन्हीं के आधार पर हमने 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास को पढ़ा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें चैप्टर। देखिए जैसे ही आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपकी बुक में सबसे पहले इनके बारे में, इन इतिहासकार के बारे में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो इतिहासकार हैं इनका नाम है लियोपोल्ड वान राके। ठीक है, ये जर्मन के इतिहासकार थे। ठीक है, इन्होंने बोला कि इतिहासकार का सरोकार जो है ये राजनीति से है। यानी इनका मानना था, लियोपोल्ड वान राके का मानना था कि इतिहास जो है ये केवल राजनीति है और राजनीति के आसपास ही इतिहास घूमता रहता है। इन्होंने बोला कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वे सरकारी विभागों के कागजातों व दस्तावेजों का प्रयोग करें। ऐसा बोला लियोपोल्ड वान राके ने। आप देख सकते हैं ये इनकी पिक्चर है। लेकिन देखिए इन्होंने बोला इतिहास केवल राजा, राज्य के और उसकी राजनीतियों के, राजा के नीतियों के बारे में है। ठीक है, लेकिन इन्हीं के एक शिष्य थे, यहाँ पे देखिए इनके शिष्य हैं जिनका नाम है जेकब वर्कहार्ट। आप इन पिक्चर में देख सकते हैं ये जेकब वर्कहार्ट की फोटो है। जेकब वर्कहार्ट जो थे ये स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार थे। तो 1860 में जेकब वर्कहार्ट ने एक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक का नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेजा इन इटली। ठीक है, इटली में पुनर्जागरण, ऐसा करके इन्होंने एक किताब लिखा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनकी किताब का नाम और इनकी किताब कब लिखा था इन्होंने, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप इसको याद रखना। अब देखिए इन्होंने जो है अपनी किताब के अंदर बताया कि किस तरीके से साहित्य, वास्तुकला, चित्रकार इनको आकर्षित किया। और इन्होंने बोला कि 14वीं व 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में पनप रहे मानवतावादी संस्कृति के बारे में इन्होंने लिखा। तो ये जो जैकब वर्कहार्ट थे ये जो अभी हमने पीछे देखा राके, उनके ही ये शिष्य थे। लेकिन जो राके थे उनका मानना था कि इतिहास का सरोकार जो है वो राजनीति से है, जबकि जो इनके शिष्य थे जेकब वर्कहार्ट, इन्होंने बोला इतिहास का सरोकार राजनीति से तो है ही है, साथ ही साथ संस्कृति से भी है। यानी वर्कहार्ट के अनुसार इतिहासकारों को राजनीति और संस्कृति दोनों के बारे में लिखना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो इटली, अभी हमने पढ़ा था कि यूरोप में जो यूरोप की जो इतिहास है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरीके से यूरोप में नगर आए। ठीक है, और यूरोप में जो नगर थे, नगरों का बसना सबसे पहले शुरू हुआ इटली में। ठीक है, तो हेडिंग है हमारा इटली के नगरों का पुनरुत्थान। ऑलराइट, देखिए
पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हुआ। आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था पहले के चैप्टर में रोमन साम्राज्य के बारे में। तो जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद इटली का राजनीतिक और सांस्कृतिक ये भी जो केंद्र थे विनाश हो गए, इनका भी विनाश हो गया। इटली में अब क्या हुआ, लातीनी चर्च के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों का एकीकरण हुआ। धीरे धीरे लातीनी चर्च जो था उन्होंने पश्चिमी यूरोप का क्या करना शुरू कर दिया, एकीकरण, इन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाइजेंटाइन का साम्राज्य इस वक्त चल रहा था इटली में। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बाइजेंटाइन का साम्राज्य आया। इस्लामी देश के साथ इनका व्यापार बढ़ने लग गया। अब देखिए, इस्लामी देशों के साथ जब इटली का व्यापार बढ़ने लग गया तो इससे इटली के जो तटवर्ती बंदरगाह थे उनका विकास हो गया। यानी ये जो इटली था, इटली के समुद्र पे इसके जो बाहरी तटवर्ती इलाके थे यहाँ पर बंदरगाह बनने लग गए। ठीक है, और इन्हीं बंदरगाह से होते हुए इटली अब क्या कर रहे थे, इस्लामी देशों के साथ इटली का व्यापार हो रहा था। अब इन नगरों में, इटली के नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस ये स्वतंत्र गणराज्य थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। इटली के जो ये नगर थे इसमें फ्लोरेंस और वेनिस जो थे ये स्वतंत्र गणराज्य थे। इस समय यहाँ पे सर्वाधिक जीवंत शहर जो था वो वेनिस और जेनीवा था। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, आप इसको भी याद रखना। ठीक है, मंगोलों द्वारा चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ करने के बाद यूरोपीय देश खासकर इटली के व्यापार को बढ़ावा मिला। तो जो मंगोल लोग थे वो चीन से यूरोप में आए थे रेशम मार्ग के द्वारा। तो जब रेशम मार्ग के द्वारा यहाँ पे आए तो यूरोप का जो व्यापार था वो चीन तक भी पहुँच गया और रेशम मार्ग से लगे हुए जितने भी देश थे इन सभी के साथ इटली का व्यापार होने लग गया। तो इससे इटली को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, अब इन नगरों का शासन जो था तानाशाहों के हाथ में था, खासकर इटली में नगर जो थे वो तानाशाह के हाथ में थे। तब भी इन नगरों के जो निवासी थे वो खुद को नागरिक, स्वतंत्र नागरिक कहने लग गए। फ्लोरेंस, वेनिस और जेनेवा, इनका जो शासन था वो तानाशाह के हाथों में था, राजा के हाथों में था। लेकिन फिर भी ये जो फ्लोरेंस, वेनिस और जेनेवा था इनके निवासी खुद को स्वतंत्र नागरिक कहने लग गए। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने चैप्टर हमारा स्टार्ट ही हुआ है इटली से। आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठेंगे तो सारा ये नोट्स जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक से बनाया हुआ है, टॉपिक वाइज टॉपिक नोट्स कवर किए गए हैं, तो आपको सारा वहाँ से मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विश्वविद्यालय और मानवतावाद। अभी हमने देखा किस तरीके से इटली में व्यापार का जो है बढ़ावा मिला, बंदरगाह विकसित हुए। अब हम पढ़ेंगे इटली में या फिर यूरोप में विश्वविद्यालय यानी शिक्षा कैसे आई और ये मानवतावाद की शिक्षा जो सबसे पहली बार पूरे विश्व में शुरू हुआ ये था क्या। ओके, तो ध्यान देना, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। ओके, इटली में 11वीं शताब्दी में पादुआ विश्वविद्यालय और बोलोनिया विश्वविद्यालय ये शुरू हुए और यहाँ पे विधि शास्त्र का अध्ययन जो है कराया जाता था। तो 11वीं शताब्दी में, देखो ये 11वीं शताब्दी में होता था। हम अभी कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं, हम अभी समय पढ़ रहे हैं 14वीं शताब्दी के बाद का। तो ये बात क्या कर रहा है कि पहले 14वीं शताब्दी से पहले जो इटली के विश्वविद्यालय थे यहाँ पर खाली विधि शास्त्र का अध्ययन पढ़ाया जाता था। ठीक है, और विधि शास्त्र जो था ये आपको पता है राजनीति से संबंधित था, राजनीति का अध्ययन यहाँ पे होता था। लेकिन 14वीं शताब्दी के आते आते इटली का व्यापार बढ़ता गया और इटली के इसी बढ़ते हुए व्यापार और वाणिज्य को देखते हुए यहाँ पर अब कानून का अध्ययन भी कराया जाने लग गया। और ये जो कानून का अध्ययन हो रहा था ये रोमन संस्कृति के संदर्भ में हो रहा था। यानी रोमन साम्राज्य के समय जिन कानूनों का पालन किया जा रहा था उसी के आधार पर उसी में थोड़े से बदलाव करके उन्हीं कानूनों को अब इटली में पढ़ाया जाने लग गया। पहले सिर्फ विधि शास्त्र पढ़ाया जाता था पर अब यहाँ के विश्वविद्यालयों में कानूनों का अध्ययन करवाया जाने लग गया। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि देखिए व्यापार और वाणिज्य में जब हम करेंगे तो लेखा जोखा करना पड़ेगा। इसके लिए जो है कानूनों का अध्ययन होना आवश्यक था, कानूनों का जानकारी होना आवश्यक था। क्लियर है? ये हुआ किस तरीके से विश्वविद्यालय जो थे वो विधि शास्त्र से दूसरे सब्जेक्ट्स की ओर, दूसरे विषयों की ओर बढ़े। आगे है हमारे पास मानवतावाद। इसको ध्यान से समझना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए मानवतावाद की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, मानवतावाद जो शब्द है इसका अर्थ होता है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन मानवतावाद का शाब्दिक अर्थ है।
जिसमें मनुष्य और उसके लौकिक जीवन को विशेष महत्व दिया जाता है। तो मानवतावाद में जीवन दर्शन इसका अर्थ हो गया। इसकी शुरुआत हुई 15वीं शताब्दी से और मानवतावाद का जो केंद्र है वो मनुष्य को रखा गया है, किस तरीके से मनुष्य का अधिक से अधिक विकास हो और वो अपने जीवन को सुधार सके, जीवन को अच्छे तरीके से जी सके, ये मानवतावाद का उद्देश्य था। ये जो नेक्स्ट लाइन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रांचेस्को पैट्रोक को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। एग्जाम में इसका आना तय है, इसको याद कर लेना। फ्रांचेस्को पैट्रोक, इनको मानवतावाद का जनक कहा जाता है। आगे देखिए मानवतावादी। तो मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन जैसे विषयों को पढ़ाते थे। इनको हम कहते थे मानवतावादी। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो है शिक्षा में बदलाव कैसे हुआ। सबसे पहले प्राचीन इटली में केवल विधि शास्त्र पढ़ाया जाता था, पर बाद में कानूनों का अध्ययन करवाया जाने लग गया और अभी 15वीं शताब्दी से यहाँ पे व्याकरण, अलंकार, कविता, इतिहास और नीति दर्शन जैसे सब्जेक्ट को, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाने लग गया। क्लियर है? आगे देखो, मानवतावाद के विषय धार्मिक नहीं थे, बल्कि ये मानव के कौशल में वृद्धि कर उनके वाद विवाद और व्यक्ति चर्चा के गुणों का विकास करते थे। क्लियर है? तो मानव का विकास करने वाले यहाँ पे सब्जेक्ट थे, विषय थे। आगे देखिए, फिर से इंपॉर्टेंट लाइन है। मानवतावाद की शिक्षा के लिए स्थापित विश्वविद्यालय में फ्लोरेंस विश्वविद्यालय ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में सबसे पहली बार मानवतावादी की शिक्षा दी गई थी। ओके और फ्लोरेंस विश्वविद्यालय को 2 मानवतावादी अध्यापकों ने जो है यहाँ फेमस किया। ये अध्यापक थे दाते अलीगहिरी और जोटो। ठीक है, अभी हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। समय के साथ साथ फ्लोरेंस इटली का सबसे जीवंत बौद्धिक नगर बन गया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है विश्वविद्यालय खुले और इन विश्वविद्यालयों में मानवतावाद की शिक्षा दी जाने लग गई। तो इसीलिए फ्लोरेंस जो था वो इटली का सबसे जीवंत बौद्धिक नगर बन गया और साथ ही साथ यहाँ पे कलात्मक कृति का सृजन का केंद्र भी ये बना। यहाँ पे बहुत सारे अभी चित्रकार है ना, कलाकार लोग जो हैं ये आएंगे। ओके चलिए देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या हमारे पास? रेनेसा व्यक्ति। देखो, रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। रेनेसा का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बदलाव, अचानक से हुआ बदलाव। ठीक है, तो रेनेसा व्यक्ति हम किसके लिए करते थे प्रयोग? वह मनुष्य जो अनेक कलाओं में कुशल हो, जैसे एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्र और कलाकार हो सकता था। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारी कलाएं हो उसे रेनेसा व्यक्ति कहा जाता था। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को सारा टॉपिक? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हैं फ्रांचेस्को पैट्रोक। ठीक है, फ्रांचेस्को पैट्रोक जो कि मानवतावादी के इनको जनक कहा जाता है। तो ये जो थे पैट्रोक इटली के महान कवि और संस्थापक थे। इन्होंने इटली की स्थापना भी की। इन्हीं को, पैट्रोक को मानवतावाद का संस्थापक और जनक भी कहा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। इन्होंने इटली भाषा में लिखा था, तो ये कवि थे, इटली भाषा में ये लिखते थे। और फ्रांचेस्को पैट्रोक के अनुसार प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा था कि जो भी प्राचीन लेखक, प्राचीन रोम और प्राचीन यूनान के जो भी लेखक हैं, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए। और ये जो पैट्रोक थे ये फ्लोरेंस के निवासी थे। ठीक है, फ्लोरेंस नगर में रहते थे। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास नाम आया है सिसरो। तो आप ये देख सकते हैं, ये सिसरो जी की फ़ोटो है। ये सिसरो जो थे ये रोम के वकील थे और निबंधकार थे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने मानवतावाद पढ़ा है, तो ये मानवतावाद जो शब्द है, इन्होंने इसके लिए ह्यूमैनिटाज शब्द का इस्तेमाल किया था। जो ह्यूमैनिटाज शब्द है ना, जिसको ह्यूमैनिटीज कहा जाता है, इसका अर्थ होता है संस्कृति। आप लोग सभी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता है ना आपके सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? ह्यूमैनिटीज यानी संस्कृति। आप सभी के जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ये सारे शब्द जो है आपके अलग अलग विषयों की संस्कृति से जो है जुड़े हुए हैं, है ना। और यही शब्द जो है, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले सिसरो ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सिसरो जो थे ये जूलियस सीजर के समकालीन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इतिहास में मानवतावादी दृष्टिकोण। ये जो मानवतावादी हमने पढ़ा, मानवतावाद नए सब्जेक्ट थे, नए विषय थे। और मानवतावादी जो थे वे लोग थे जो इन शब्दों को पढ़ाते थे, इन सारे विषयों को पढ़ाते थे।
ठीक है। अब ये जो मानवतावादी का दृष्टिकोण है इतिहास में, ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। मानवतावादियों के अनुसार रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद के युग को इन्होंने अंधकार युग बोला। ठीक है, इन्होंने बोला कि रोमन साम्राज्य जब टूटा तो उसके बाद यूरोप में अंधकार का युग शुरू हो गया। मानवतावादियों ने यूरोपीय इतिहास को दो भागों में बांटा है स्पेशली। पहला भाग इन्होंने बांटा है 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी, जिसे ये मध्य युग कहते हैं। और इस मध्य युग में इन्होंने 3 भागों में बांटा है। 5वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी को ये लोग अंधकार का युग बोलते हैं, 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी को आरंभिक मध्य युग, और 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी को उत्तर मध्य युग बोलते हैं। इसके बाद 15वीं शताब्दी से जब से यहाँ पे पुनर्जागरण हुआ, मानवतावाद की शिक्षा दी जाने लग गई, उसके बाद को ये लोग आधुनिक युग बोलते हैं। ठीक है, अगला लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद का जो 1000 वर्ष की समय अवधि था, इसको मध्यकाल कहा गया। ठीक है, आप अंधकार युग भी याद रखिए और मध्यकाल भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विज्ञान और दर्शन। और इटली में या फिर यूरोप में जो विज्ञान और दर्शन आया है, इसमें अरबियों का, अरब के जो लेखक थे उनका क्या योगदान है, अरब के जो मुस्लिम लेखक थे इनका क्या योगदान है, ध्यान से समझना। 19वीं शताब्दी में अरब के अनुवादकों ने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानी पूर्वक किया। तो जो भी अतीत की मिली हुई पांडुलिपियां थी उनको इन्होंने संरक्षित किया, बचाया और उनका अनुवाद किया। अरब के अनुवादकों ने, ये जो अरब का अनुवाद कर रहे थे, ये जो प्राचीन पांडुलिपियों का अनुवाद कर रहे थे, इन्होंने अरस्तु और प्लेटो के ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। आपको पता ही है अरस्तु और प्लेटो जो हैं, इनको राजनीति का जो है जनक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, प्राचीन रोम के बारे में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा था। आगे देखिए, अभी हम अरस्तु और प्लेटो को भी इनके फोटो के साथ इनके बारे में डिस्कस में देखेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। अब यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथ के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए अब तक क्या हो गया, यूरोप के जो विद्वान लोग थे, इन अरब के जो लोगों थे, अरब के जो अनुवादक थे, इन्होंने पांडुलिपियों का क्या किया, अनुवाद करना शुरू किया, है ना, इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया। और यूरोप के जो लोग थे, ये इनका जो अनुवाद किया हुआ पुस्तक था, इसको पढ़ रहे थे। ठीक है, यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच में प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। तो मुस्लिम लेखकों ने इन पुस्तकों को छापा, अनुवादित किया, और इस अनुवादित पुस्तकों को, ये जो प्राचीन पुस्तकों को इन्होंने दोबारा से लिखा, उसको अब यूरोप के बाकी के जो लेखक थे, बाकी के जो विद्वान थे, वो पढ़ रहे थे। वो लोग पढ़ करके इसको अपने विद्यार्थियों को जो है विश्वविद्यालयों में इसकी शिक्षा दे रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, ये जो अनुवादित ग्रंथ थे, ये प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। अभी तक हमने देखा कि कला की ओर जो है शिक्षा दिया जा रहा था, और अब इस शिक्षा में विज्ञान और गणित जैसे सब्जेक्ट को भी शामिल कर लिया गया। क्लियर है? आगे देखिए, टॉलमी के अलमजेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टॉलमी जो है एक लेखक है ना, और अलमजेस्ट इनकी पुस्तक का नाम है। ये जो अलमजेस्ट है, ये यूनानी भाषा में 140 ईस्वी में, यानी आज से लगभग जो है 2500 साल पुरानी पुस्तक है। तो उस समय इसको लिखा गया था, और इसका अनुवाद भी अरबी भाषा में अरब के अनुवादकों ने किया था। क्लियर है? अरबी भाषा में, ये वाली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखना। अरबी भाषा में प्लेटो को अफलातून बोलते थे और एरिस्टोटल को अरस्तु बोलते थे। यानी अरस्तु का जो रियल नाम है वो है एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल को अरस्तु नाम से जाना जाता था, और प्लेटो को इन लोगों ने अफलातून नाम दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम प्रमुख मुसलमान यानी अरबी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इब्न सीना। आपकी बुक में दिया हुआ है, आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। ये इब्न सीना की बुक जो है बुक दी हुई है यहाँ पे, और ये उनकी फ़ोटो दी हुई है। तो इब्न सीना जो थे, ये मुस्लिम लेखक थे और अरब के रहने वाले थे, और ये एक हकीम भी थे। ठीक है, इन्होंने लातिनी भाषा में एक किताब, इनको जो है लातिनी भाषा में इनको एबीसीना नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक थे, जगह का नाम है, और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, पुस्तक का नाम है किताब अल सिका। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इन्होंने मेडिसिन के बारे में लिखा था। ठीक है, आयुर्विज्ञान के बारे में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट देखो, अल राजी, ये भी एक मुस्लिम लेखक हैं, फोटो आप देख सकते हैं इनकी। ठीक है,
एक मुस्लिम लेखक और अरब के हकीम व दार्शनिक थे। इन्हें रेजिस नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको रेजिस नाम से जाना जाता है। और इनकी पुस्तक जो है उसका नाम है आयुर्विज्ञान विश्वकोश। तो इन्होंने भी मेडिसिन के बारे में लिखा है, आयुर्विज्ञान विश्वकोश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो लेखक है इनका नाम है इब्न रुशद। इब्न रुशद जो थे ये स्पेन के दार्शनिक थे, यानी ये भी एक अरबी लेखक थे। इन्होंने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच में जो तनाव चल रहा था, इन तनावों को इन्होंने सुलझाने की कोशिश की है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कलाकार एवं यथार्थवाद। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। देखो, कलाकार एवं यथार्थवाद है ना, तो कलाकार तो आपको पता ही है। यथार्थवाद जो है इसको हम अभी डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उससे पहले कलाकार के बारे में पढ़ते हैं। तो कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये जो मानवतावादी विचार थे, यानी जिसमें आधुनिक विषयों को पढ़ाया जा रहा था, इन विषयों को फैलाने में सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाई, ये निभाया कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने, पुस्तकों ने। ठीक है, कलाकारों द्वारा मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने के लिए उन्होंने वैज्ञानिकों का सहारा लिया। तो जो यहाँ पे कलाकार थे, देखिए पहले जो मूर्तियाँ बनती थी वो बिल्कुल जो है इंसानों जैसी नहीं दिखती थी, है ना। वो नॉर्मली 2D जो है पिक्चर्स ही बनाते थे, 3D पिक्चर भी नहीं बनाते थे। तो इन मूर्तिकारों ने, इन कलाकारों ने बिल्कुल हूबहू इंसानों जैसी दिखने वाली आकृतियों को बनाने की कोशिश की, और इसके लिए इन्होंने वैज्ञानिकों का सहारा लिया। इन्होंने नर कंकालों का अध्ययन किया, और नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकारों ने आयुर्विज्ञान के कॉलेजों की प्रयोगशाला का सहारा लिया। तो इन प्रयोगशालाओं में ये जो लैब होते थे आयुर्विज्ञान की, जहाँ पर नर कंकालों के ऊपर डॉक्टर्स अध्ययन करते थे, तो कलाकार वहाँ गए और एक्चुअल में जो इंसानों की शरीर होती थी उसका अध्ययन करके इन्होंने वास्तव में इंसानों जैसे दिखने वाली आकृतियों को, मूर्तियों को बनाया। क्लियर होगा। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए। 1916 में इटली के एक कलाकार थे जिनका नाम था दोनातल्लो। इन्होंने सबसे पहले सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम करी, यानी इन्होंने सबसे पहले इंसानों जैसे दिखने वाली हूबहू मूर्तियों को बनाया। कलाकारों की तरह चित्रकार भी रेखा गणित के ज्ञान एवं अपने परिदृश्यों को समझते हुए चित्रों को त्रिआयामी यानी 3D रूप में देने लगे, है ना। तो कलाकारों ने जैसे एकदम सजीवों की तरह मूर्तियां बनाया, ऐसे चित्रकारों ने गणित का अध्ययन किया। गणित में उन्होंने रेखाओं का अध्ययन किया, और वे अपने आसपास के चित्रों को देखते हुए अब 3D डायग्राम, 3D फोटोज बनाने लग गए। क्लियर है। अच्छा, इससे पहले जो रंग होते थे वो उतने ज़्यादा चटक रंगीन नहीं होते थे, डल कलर होते थे। तो इसी दौरान लेप चित्र के लिए तेल का एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया। हम लोग कहते हैं ना ऑयल पेंटिंग, तो ऑयल पेंटिंग का जो है आविष्कार भी इसी समय किया गया, और चित्रों को अधिक रंगीन और चटक बनाया गया। इन चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के जो डिजाइन है और जो रंग संयोजन है, इनमें चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव भी दिखाई देता है, जो उन्हें मंगोलों से मिली थी। अभी हमने पढ़ा था कि मंगोलों से ही यहाँ पर जो है शिक्षा आई थी, मंगोल व्यापार आया था जो कि रेशम मार्ग के थ्रू आया था। और अभी देखिए, जो व्यापारी लोग, मंगोल लोग जो रेशम मार्ग से यहाँ पर आए थे चीन से होते हुए, तो इन्होंने उनके वस्त्रों को देखा, और उनके वस्त्र के डिजाइन वगैरह इनके यहाँ पे बनाए हुए, यूरोप में बनाए हुए चित्रों में देखने को मिलते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, यथार्थवाद। तो हमने कलाकारों के बारे में पढ़ लिया, अब है हमारे सामने यथार्थवाद। तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में लोगों के मन मस्तिष्क को आकार देने का साधन केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी। केवल शिक्षा के द्वारा ही लोगों को जो है उनके कौशल में विकास नहीं किया जाता था, बल्कि इसके अलावा कला, वास्तुकला और ग्रंथ, इन्होंने भी मानवतावादी विचारों को फैलाने में कई योगदान दिया। तो जीवन के अनेक क्षेत्रों में सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना में इतावली कला को नया रूप दिया, और इसी चीज़ को यथार्थवाद कहा गया। यानी जब इन लोगों ने, कलाकारों ने पेंटिंग बनाना शुरू किया, मूर्ति बनाना शुरू किया, है ना, डिजाइन जो है घरों के या चर्चों के डिजाइन बनाने शुरू किए, तो इसी चीज़ को यथार्थवाद कहा गया। यथार्थ का मतलब क्या होता है? वास्तविकता, है ना। तो अब तक ये लोग जो किताबों में पढ़ रहे थे उसको अब ये लोग वास्तविक में देख सकते थे, ठीक है, तो महसूस कर सकते थे। इसीलिए कला, वस्तुकला और ग्रंथों को क्या बोला गया? यथार्थवाद बोला गया। क्लियर होगा। आगे बढ़ रहे हैं।
तो देखिए अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में, है ना। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो कलाकार हैं ये हैं अल्बर्ट ड्यूरर। आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये अल्बर्ट ड्यूरर की फोटो है। ये इटली के 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चित्रकार थे और इन्होंने, इनकी जो सबसे फेमस पेंटिंग है वो इन्होंने 1508 में बनाया था, जिसका नाम है प्रार्थना रथ हस्त नामक रेखा चित्र को इन्होंने बनाया था। देखिए ये इनकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा डिटेल में इन्होंने बनाया है। और ये 3D पिक्चर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाया गया। इसको इंग्लिश में हम द प्रेइंग हैंड कहते हैं, द प्रेइंग हैंड्स, प्रार्थना रथ हस्त। याद रखना, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट कलाकार को देखते हैं। नेक्स्ट कलाकार है हमारे पास ऑन्ड्रियस वेसेलियस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये जो थे बेल्जियम के निवासी थे। ये विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक भी थे, टीचर भी रह चुके हैं पादुआ विश्वविद्यालय में। किसके? आयुर्विज्ञान, मेडिसिन के, ठीक है। ये फोटो देखिए। सब इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म परीक्षण के लिए, यानी ऑपरेशन, जिसको हम अभी ऑपरेशन कहते हैं, तो ऑपरेशन के लिए इन्होंने मनुष्य के शरीर का चीरफाड़ सबसे पहले किया। अच्छा, आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हाथ है ना, और इस हाथ में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कंकाल सा दिख रहा होगा। ये यही दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ऑन्ड्रियस वेसेलियस ने सबसे पहले इंसान के शरीर पर चीरफाड़ किया और यहाँ पे इन्होंने मेडिकल को एक नए लेवल पे ले गए। इन्हीं के प्रयोग के बाद आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान जो है वो प्रारंभ हुआ, यानी शरीर का ऑपरेशन होना शुरू हुआ, जिसके बाद जो है हृदय ट्रांसप्लांट, जो हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, यानी शरीर के अंदरूनी अंग जो हैं उनका इलाज शुरू किया। क्लियर है? तो ये थे ऑन्ड्रियस वेसेलियस। आगे बढ़ते हैं। लियोनार्डो दा विंची, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरे इतिहास में, पूरे यूरोपीय इतिहास का सबसे फेमस आदमी जो है लियोनार्डो दा विंची है। और ध्यान से सुनना, पूरे विश्व की अगर सबसे महंगी कोई चीज़ है ना, पूरे विश्व में सबसे महंगी चीज़, ठीक है, तो वो है ये पेंटिंग, मोनालिसा की पेंटिंग है, जो कि लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। पूरे विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग है। वर्तमान में ये जो पेंटिंग है फ्रांस के पेरिस में रखी हुई है, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़ना, इसको समझना। लियोनार्डो दा विंची जो थे ये इटली के पुनर्जागरण काल के महान चित्रकार थे। इनके द्वारा कई सारे चित्र बनाए गए, पर जो इनकी सबसे फेमस पेंटिंग है वो है मोनालिसा एंड द लास्ट सपर। लियोनार्डो दा विंची एक अच्छे कवि, गायक, चित्रकार, मूर्तिकार और दार्शनिक सभी थे। आप ये फोटो देखिए, ये जो फोटो है ये लियोनार्डो दा विंची की फोटो है। नीचे देखिए ये जो लेडी हैं ये मोनालिसा है, ये मोनालिसा की पेंटिंग है, बहुत ही रहस्यमय पेंटिंग है, ठीक है। और ये जो इधर आप सेकंड पेंटिंग देख रहे हैं ये है द लास्ट सपर। द लास्ट सपर जो पेंटिंग है इसमें आप देख सकते हैं ईसा मसीह हैं। इनके मरने से पहले का, इनकी मृत्यु के पहले की, जो अपने शिष्यों के साथ इन्होंने, अपने अनुयायियों के साथ आखिरी बार जो भोजन किया था, डिनर किया था, उसके बारे में ये पेंटिंग है, द लास्ट सपर। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास वास्तुकला। ओके, तो वास्तुकला और वास्तुकला, एक्चुअली वास्तुकला देखिए होता क्या है, तो जब हम कोई सा भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मंदिर हो गया, कोई सा भी घर हो गया, तो उसकी जो डिजाइन बनाई जाती है उसको हम वास्तुकला कहते हैं, ठीक है। तो 15वीं शताब्दी में रोम पुनर्जीवित हो उठा। रोम जो है ये इटली की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो ये पुनर्जीवित हो उठा। इससे पहले इटली जो था, इटली में बहुत सारे जो है क्या हो रहे थे, पुनर्जागरण हो रहे थे, यानी मानवतावाद की शिक्षा हो रही है, इटली आधुनिक हो रहा है, यहाँ पे नए नए शहर आकर के बस रहे हैं। तो 15वीं शताब्दी में रोम जो है फिर से जीवित हो गया। 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गया। अच्छा, पोप आपको पता ही होगा, ये जो ईसाई धर्म होता है, ईसाई धर्म के जो सबसे महान गुरु होते हैं उनको पोप कहा जाता है। पोप ने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आया है हमारी बुक में, शास्त्रीय शैली। देखिए, पुरातत्वविदों ने रोम के अवशेषों का अध्ययन किया और प्राचीन रोम वास्तुकला को प्रोत्साहित करके शास्त्रीय शैली का नाम दिया। क्लियर है? 15वीं शताब्दी में पोप धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने शास्त्रीय वास्तुकला परिचित वास्तुविदों को भवन बनाने के लिए नियुक्त किए। क्या बोला कि जो प्राचीन रोम था, रोमन साम्राज्य के समय, तो वहाँ की जो पुस्तकें थी, वहाँ के जो अवशेष मिले,
है ना, प्राचीन रोम के अवशेष। तो इन्होंने उन अवशेषों को दोबारा से बनाने की कोशिश की। और 15वीं शताब्दी में जो पोप थे, जो धनी व्यापारी, अभिजात वर्ग, जिनके पास पैसे थे, इन्होंने अब शास्त्रीय वास्तुकला के से परिचित जो वास्तुविद थे, यानी वो जो लोग थे जिन्हें इन वास्तुकला का ज्ञान था, उनको नियुक्त किया ताकि वे लोग भवन बना सके, दोबारा से रोम में प्राचीन भवनों को बना सके। ओके, इन भवनों को चित्रकार, शिल्पकार ने लेप चित्र, मूर्ति और उभरे हुए चित्रों से भी सुसज्जित किया। यानी ये जो भवन थे जो इनको रोम में दोबारा बनाया जा रहा था, तो इसमें चित्रकार और शिल्पकारों ने भी मूर्तियां बनाई, पेंटिंग बनाई, ये सारे काम इनको किए गए, बहुत अच्छे से सजाया गया। इस दौरान कई कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार भी हुए। जैसे अब हम देखेंगे इस समय 15वीं शताब्दी में, जैसे लियोनार्डो दा विंची, ये तो 14वीं शताब्दी के कलाकार थे। अब हम 15वीं शताब्दी के कलाकारों को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कलाकार है माइकल एंजेलो बुओनारोती, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप फोटो में देखिए, ये जो फोटो है ये किनकी है, माइकल एंजेलो बुओनारोती की है, ठीक है। ये जो माइकल एंजेलो थे, ये इटली के पुनर्जागरण काल के कलाकार थे, 15वीं शताब्दी के। इनके द्वारा जो बनाए गए प्रसिद्ध चित्र है वो है द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन और द पाइटा। सबसे ज़्यादा जो इनकी फेमस चित्र है वो है द पाइटा, ये वाली, ठीक है। देखो, कंफ्यूज मत होना, लियोनार्डो दा विंची की जो फोटो थी, पिक्चर थी, उनका नाम था द लास्ट सपर, और माइकल एंजेलो की जो पिक्चर है इनका नाम है द लास्ट जजमेंट, ठीक है। इन्होंने सिस्टीन चैपल के भीतरी छत पे एक लेप चित्र भी बनाया था जिसका नाम था दी पाइटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो है दी पाइटा का चित्र है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। इन्होंने सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन भी बनाया था। ओके, अब सबसे पहले तो देखिए द लास्ट जजमेंट ये रहा। ये जो द लास्ट जजमेंट है, अगर आपको थोड़ा बहुत ईसाई धर्म का ज्ञान होगा तो ईसाई धर्म में जो यीशु मसीह थे, जब उनकी डेथ हो गई तो वो डेथ के बाद दोबारा से वो पृथ्वी पे इन्होंने अवतार लिया था, ठीक है। तो ये उसी चीज़ को दिखाते हुए कि ये फोटो है ना, यीशु मसीह के डेथ की बात की। और ये जो है ये द पाइटा है, द पाइटा पिक्चर है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक महिला है, उनकी गोदी में एक पुरुष है। ये जो महिला है ये मदर मैरी है, ठीक है, दिस इज मदर मैरी। और ये जो यहाँ पे पुरुष है ये यीशु मसीह है, ठीक है, यानी जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह है, जो इनकी डेथ बॉडी को मदर मैरी ने उठाया हुआ है। ओके, तो ये जो है ये पिक्चर बनाया है माइकल एंजेलो बुओनारोती ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सारी पिक्चर जो है, ये मूर्ति, ये पिक्चर, ये कहाँ पे है, रोम में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे कलाकार थे इनका नाम है फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए, और आप देखिए इनके हाथ में, ये जो फोटो है, इस फोटो में देखिए इनके हाथ में एक गुंबद सा बना हुआ है, और ये गुंबद एक्चुअल में ये रहा। वर्तमान में आज भी ये है रोम में, ये जो चर्च है ये आज भी रोम में है, ठीक है। तो ये जो फिलिप्पो ब्रूनेलेसी थे, ये इटली के महान वास्तुकार और मूर्तिकार थे। इन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रतिरूप बनाया था, मॉडल बनाया था। और ये देख सकते हैं आप, ये जो ऊपर जो मॉडल है यही इनके हाथों में भी है, ठीक है। इन्होंने ये मॉडल बनाया था, और ये चर्च जो है ये आज भी रोम में है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। प्रथम मुद्रित पुस्तकें, तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि इटली में व्यापार कैसे हो रहा था, व्यापार के बाद वहाँ पे किस तरीके से अध्ययन हुआ, यानी शिक्षा हमने देखा, मानवतावादों का शिक्षा देखा। शिक्षा के बाद हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे किस तरीके से कलाकार आए जिन्होंने यहाँ पर पेंटिंग बनाई, मूर्तियाँ बनाई, है ना। और कलाकार जो थे, कलाकार के बाद हमने देखा यहाँ पे वास्तुकला, किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने प्राचीन रोम को फिर से पुनर्जीवित किया, और रोम में तरह तरह के सुंदर सुंदर इन्होंने बिल्डिंग बनाई, ठीक है, भवन बनाए, उसके गुंबद हमने देखा। अब है हमारे पास प्रथम मुद्रित पुस्तकें, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। तो 16वीं शताब्दी में क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी इटली में आया। इटली में पहली बार मुद्रण जो है टेक्नोलॉजी आई थी। इटली में मुद्रण प्रौद्योगिकी चीन तथा मंगोल शासकों की देन है। तो अब देखा, आप ध्यान से देख रहे होंगे, जितनी भी आधुनिक चीज़ें हैं ये सभी रेशम मार्ग के द्वारा चीन से आ रही है, ठीक है। तो चीन में सबसे पहले पुस्तकों को छापा गया था, और ये टेक्नोलॉजी मंगोल शासक जो थे मुद्रण प्रौद्योगिकी को यहाँ पे यूरोप में लेकर के आए थे। चीन से ही इटली में प्रमुख तकनीक जैसे आग्नेय शास्त्र, यानी आग को कैसे इस्तेमाल किया जाए, जिसको हम मसाल कहते हैं ना, ऐसे ही कंपास और फलक, ये भी आए थे, तराजू।
15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिक ग्रंथ का मुद्रण इटली में हुआ था। तो जितने भी प्राचीन ग्रंथ थे उन सभी को इटली में छापा गया था और इसी दौरान मुद्रण के माध्यम से विचार, मत और जानकारी बहुत ही तेजी से प्रसारित होने लग गई, क्योंकि अब ये पुस्तकों के रूप में छप रही थी तो ज्ञान बहुत ही तेजी से फैलने लग गया। मुद्रण से ही 15वीं शताब्दी के अंत तक इटली को मानवतावादी संस्कृति, जो इटली की ये जो मानवतावादी विषय थे, मानवतावादी संस्कृति थी, ये आल्प्स पर्वत तक यानी एशिया तक पहुंच गया। यूरोप से अब ये एशिया तक पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं। जोहानस गुटेनबर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जन्म हुआ 1400 में, इनकी मृत्यु हुई 1458 में। ठीक है। जोहानस गुटेनबर्ग जो थे ये जर्मनी के थे। 1455 में जोहानस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छापे खाने का निर्माण किया। ठीक है। और इनकी जो प्रथम मुद्रित पुस्तक थी, जो दुनिया की सबसे पहली छपी हुई पुस्तक थी, उसका नाम था बाइबल, जिसकी इन्होंने एक बार में 150 कॉपी को छापा था। ठीक है। आप यहाँ नीचे देखिए, ये जो पहली पिक्चर है ये जोहानस गुटेनबर्ग की है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये पहली प्रिंटिंग मशीन है, पहला प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है। इसकी एक इंसान से की ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंची और बहुत बड़ी होती थी, एक रूम के इतना जगह लेती थी। और ये जो आप पुस्तक देख रहे हैं ये पहली छपी हुई बाइबल है। ठीक है। दुनिया की सबसे पहली पुस्तक है ये। ऑलराइट। तो ये थे कौन? जोहानस गुटेनबर्ग, जर्मनी के थे। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की एक नई संकल्पना, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक का। मानवतावादी जो था, मानवतावादी लोगों ने शिक्षा तो दे दिया, लगभग हर एक भाग में इन्होंने शिक्षा दिया। अब इस शिक्षा का लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ा उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो मानवतावादी संस्कृति का अर्थ मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण को कम करना था, कि कैसे पहले जो धर्म था, धर्म के नाम पर जो है लोगों को कंट्रोल किया जा रहा था, तो उस कंट्रोल को कम करना यही मानवतावादी संस्कृति का लक्ष्य था। ठीक है। तो इसमें देखिए वेनिस के एक मानवतावादी हैं जिनका नाम है फ्रांचेस्को बर्बारो। इन्होंने एक किताब लिखा और इस किताब में इन्होंने संपत्ति अधिग्रहण का समर्थन किया। ये इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए इस समय यूरोप में 14वीं शताब्दी से पहले चर्च का जो है प्रभुत्व था और चर्च के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता था। ठीक है। तो फ्रांचेस्को बर्बारो ने इसका क्या किया? समर्थन किया। इसी समय एक और लेखक आए, इनका नाम था लोरेंजो वल्ला। ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऑन प्लेजर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है एग्जाम में कई बार पूछा है, ऑन प्लेजर पुस्तक के लेखक कौन है, कई बार पूछा गया, आप याद रखना, लोरेंजो वल्ला। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में बोला है कि भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की जो निषेधाज्ञा है उन्होंने इसकी आलोचना की है। यानी ईसाई धर्म के द्वारा भोग विलास, शराब पीना, ये सारी चीज़ें जो है बंद कर रखा था, इसको मना लगा किया गया था, तो उन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा मनुष्य को अपनी ज़िंदगी जो है जीने का अधिकार है, इस तरीके से इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है। क्लियर है? यानी अब क्या हम देख रहे हैं, अभी तक जो है मानवतावादियों ने लोगों को शिक्षित किया, नए नए विषयों पर लोगों को ज्ञान दिया, और अब मानवतावादी जो है, ये जो चर्च का प्रभुत्व है ना, जो ईसाई धर्म का नियंत्रण है लोगों के जीवन पे, इस नियंत्रण को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब ये सीधे सीधे चर्च को चुनौती देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निकोलो मैकियावेली, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आधुनिक राजनीति के जनक हैं। अच्छा, राजनीति के जनक हम कहते हैं अरस्तु को, ठीक है, और ये जो मैकियावेली है इनको हम कहते हैं आधुनिक राजनीति के जनक। तो ये इटली के दार्शनिक और राजनीतिक थे। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें से सबसे फेमस है द प्रिंस और द आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, ये दो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। महिलाओं की आकांक्षाएं। देखिए, जब इटली में या फिर जब यूरोप में हम बोलेंगे कि पुनर्जागरण हो रहा था, जब यहाँ पे मानवतावाद पढ़ाया जा रहा था, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा था, बदलाव हो रहा था, है ना, विकास हो रहा था, तो इस समय महिलाओं की यहाँ पे क्या स्थिति थी और इन महिलाओं की आकांक्षाएं क्या थी, अब हमारा ये टॉपिक है। तो देखिए, मानवतावाद और नागरिकता के विचारों से महिलाओं को वंचित रखा गया, महिलाओं को इनसे दूर रखा गया मानवतावाद से। इस काल के जो विद्यालय थे ये केवल लड़कों के लिए ही थे, महिलाओं को, लड़कियों को इस समय पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। महिलाओं को विवाह से जो दहेज प्राप्त होता था, विवाह से प्राप्त महिलाओं के दहेज को पारिवारिक कारोबार में लगा दिया जाता था। तो जो पति होते थे उनके कारोबार में लगा दिया जाता था। अगर कोई महिला दहेज का प्रबंध नहीं कर पाती थी तो ऐसे में उस महिला को, वो जो शादीशुदा लड़कियां होती थी, उनको ईसाई मठों में भिक्षुणियों का जीवन बिताना पड़ता था। यानी उनको
त्याग दिया जाता था, उन्हें घर से निकाल दिया जाता था। जो महिला दहेज लाने में असमर्थ होती थी उन्हें घर से निकाल दिया जाता था और फिर वो एक भिक्षु की जिंदगी को बिताती थी। ठीक है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सीमित थी। महिलाएं जो है घर से बाहर नहीं जाती थी, उन्हें केवल घरेलू परिवार तक ही सीमित रखा जाता था। समझे? तो ये महिलाओं की स्थिति थी, है ना। अब ये तो हमने पढ़ा सिंपल महिलाओं की जो नॉर्मल स्थिति थी। अब हम पढ़ेंगे व्यापारिक परिवारों में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो देखिए, दुकानदार, व्यापारी और साहूकार के परिवारों में अक्सर जो पत्नियां थी वो पति की अनुपस्थिति में कारोबार को संभालती थी। देखो, हमने पढ़ा कि इस समय तक व्यापार बहुत फल फूल गए थे, है ना, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी व्यापार में। तो जो अक्सर घर के पुरुष लोग होते थे वो व्यापार के काम से अक्सर घर से बाहर रहते थे। तो इस समय में कारोबार को संभालने का काम, संभालने का जो जिम्मेदारी था उनकी पत्नियों पे आ गया था। तो व्यापारी वर्ग की जो व्यापारी परिवार की जो महिलाएं थी वो केवल घरों में सीमित नहीं थी, वो जो थी वो व्यापार को भी संभालती थी, पर अपने पति की अनुपस्थिति में। यदि व्यापारी कम आयु में व्यापारी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी ही सार्वजनिक जीवन में आती थी और ये आने के लिए बाध्य थी, मजबूर थी। ठीक है। इस काल के दौरान महिलाएं बौद्धिक रूप से रचनात्मक भी थी। महिलाओं ने छुप छुप कर जो है शिक्षा ग्रहण किया था और उन्होंने जो है महिलाओं ने लिखा भी था। ठीक है, जिसमें से जॉन ऑस्टिन एक है ना, बहुत ही फेमस हैं। आगे देखो, इन रचनाओं के आधार पर यह ज्ञात होता है कि महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता चाहती थीं, अपनी संपत्ति और शिक्षा की आकांक्षाएं रखती थी। वो चाहती थी कि उनको आर्थिक स्वायत्तता मिले, उन्हें संपत्ति में हिस्सा मिले और उनको शिक्षा भी दी जाए। ठीक है। एक लेखक हैं, कूटनीतिक भी है, बाल्यासार कास्टिलियोनी। ठीक है, ये एक लेखक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिया है जिस पुस्तक का नाम है द कॉटियर। इस पुस्तक में इन्होंने महिलाओं के गुणों और व्यवहारों के बारे में लिखा है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर लिखी गई एक यही पुस्तक है जो किसी पुरुष लेखक ने उस समय में लिखा था, तो इसीलिए एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अब ये है महिला लेखक कसांद्रा फेदेले, वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, अफवाहें, कि जो कसांद्रा फेदेले थी ये उस समय की यूरोप की सबसे पहली महिला थी जिन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया था, जो पढ़ी लिखी थी। ठीक है। तो ये वेनिस की निवासी थी, वेनिस में रह रही थी। वेनिस निवासी फेदेले, पूरा नाम क्या है, कसांद्रा फेदेले, ये यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वान के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ये इतनी फेमस थी कि इनको पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। ठीक है। जो फेदेली थी ये गणतंत्र की आलोचना करती थी। इन्होंने उस समय का जो गणतंत्र चल रहा था, उस समय की जो गवर्नमेंट थी यूरोप में, उसकी इन्होंने आलोचना की। ओके, आगे बढ़ते हैं। इजाबेला दी इस्ते, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 15वीं शताब्दी की एक बहुत ही महान महिला है। ये भी आप देख सकती हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जो महिला है इन्होंने सर पे जो है तासा पहना हुआ है, कपड़े भी देखिए शाही हैं। तो ये जो थी मंटुआ एक छोटा सा राज्य था, इन्होंने मंटुआ पे शासन किया था। ठीक है। तो इनके हस्बैंड जो थे, इनके पति की डेथ हो गई थी, तो इनके पति के डेथ के बाद इन्होंने अपने पूरे राज्य पे शासन किया था। मंटुआ राज्य जो था ये अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए भी फेमस था, प्रसिद्ध था। यानी यहाँ पे शिक्षा जो थी, जो एजुकेशन था वो बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, बहुत ही आधुनिक था। यानी मानवतावादी के सभी विषयों को यहाँ पे मंटुआ में पढ़ाए जाते थे। तो ये अपने बौद्धिक प्रतिभा के लिए भी प्रसिद्ध था। क्लियर है। तो हमने दो महिलाओं के बारे में पढ़ा। पहली महिला हमने पढ़ा कासांद्रा फेदेले, ठीक है, जो कि एक लेखक थी, वेनिस की थी। और दूसरी महिला हमने पढ़ा इजाबेला दी इस्ते, इन्होंने अपने शासन पर, अपने राज्य पर शासन किया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मानवतावादी लोगों ने मानवतावादियों ने क्या किया, इन्होंने यूरोप के लोगों को शिक्षित किया, उन्हें बताया कि किस तरीके से जो चर्च है उन्होंने लोगों के जीवन पर कंट्रोल कर रखा है और इस नियंत्रण को इन्होंने कम करने का प्रयास किया। ठीक है। तो ईसाई धर्म में कुछ वाद विवाद थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका इन मानवतावादियों ने क्या किया, आलोचना की। तो अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। 15वीं और 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए।
ठीक है। तो मानवतावादी की ओर ये लोग आकर्षित हुए 15वीं और 16वीं शताब्दी के समय में। मानवतावादियों ने ईसाई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। इन्होंने ईसाई के जो भी ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया और इन्होंने उसमें लिखे अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात करी कि जो भी ये लोग कर्मकांड करते थे, जैसे सुबह 4 बजे उठना, है ना, चर्च में जाना, चर्च में जा कर के प्रे करना, फिर शाम को जाना, है ना, तो इन्होंने बोला ये सारे अनावश्यक कर्मकांड है, इसको इन्होंने त्यागने की बात की। इन मानवतावादियों के अनुसार ये कर्मकांड ईसाई धर्म में बाद में जोड़ा गया था। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ थे उनमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, ये बाद में चर्चों के द्वारा जोड़ा गया था, ऐसा इन मानवतावादियों का मानना था। ऐसे में एक मानवतावादी थे जो ईसाई धर्म के ही थे, इनका नाम है टॉमस मोर, ये इंग्लैंड के थे। और एक और मानवतावादी हैं इरेस्मस, ये हॉलैंड के थे। इन्होंने चर्च को एक लालची संस्था बताया। बोला क्या कि चर्च जो है ये एक लालची संस्था है और ये पाप स्वीकृति नामक दस्तावेज के आधार पर लोगों को लूटती है। अब ये पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज क्या था, तो ये चर्च के द्वारा बनाया गया एक दस्तावेज था जिसमें जो है दिया गया था कि किस तरीके से मनुष्य अपने जीवन में जितने भी उसने पाप किए हैं उनसे मुक्ति पा सकता है। ठीक है। तो इन ईसाई मानवतावादियों ने बताया कि चर्च के लोग एक लालची संस्था है जो पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज के आधार पर साधारण लोगों को लूटते थे। ओके। अब किसानों जब ये चीज़ मानवतावादियों ने चर्च की आलोचना करना शुरू किया तो ये आलोचना किसान और राजाओं में भी फैली और किसान और राजाओं में चर्च के प्रति असंतोष। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, किस तरीके से किसानों ने और राजाओं ने चर्च का विरोध शुरुआत किया। ठीक है। यूरोप में किसानों में चर्च द्वारा लगाए गए करों का विरोध किया। तो देखो, चर्च के द्वारा कर लगाए गए थे किसानों के ऊपर, तो किसानों ने इसका विरोध करना शुरू किया। राजाओं ने राजकाज में चर्च के हस्तक्षेप का भी विरोध किया। ये जो चर्च के लोग थे ये राजा के राजकाज में हस्तक्षेप करते थे, तो राजाओं ने इसका विरोध किया। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज था। इस दस्तावेज के आधार पर चर्च को जो है बहुत सारे न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ मिली गई थी, लेकिन मानवतावादी विद्वानों ने इसका विरोध किया। देखिए, कॉन्स्टेंटाइन जो थे ये एक शासक थे प्राचीन रोमन साम्राज्य के। ठीक है। इन्होंने चर्च को बहुत सारी भूमि दान दी थी, चर्च को इन्होंने बहुत सारी छूट दिए थे उस समय पे। तो चर्च के लोगों ने एक दस्तावेज बनाया जिसमें इन्होंने बोला कि जो प्राचीन रोमन सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने हमें न्याय करने का और हमें कर लेने का जो है शक्ति दे रखा है। ठीक है। हमें ये जो है प्राचीन रोमन सम्राट से ही मिली है, ये विरासत में मिली है। लेकिन मानवतावादी लोग जो थे, मानवतावादी विद्वान, उन्होंने इस दस्तावेज का विरोध किया। ठीक है। तो इसी घटनाक्रम में ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद का जन्म दिया और यहाँ से एक आंदोलन शुरू हुआ जिस आंदोलन को हम लोग बोलते हैं धर्म सुधार आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, धर्म सुधार आंदोलन हर साल एग्जाम में आता है। 3 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आना कन्फर्म है। 3 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। पढ़ते हैं ये धर्म सुधार आंदोलन है क्या। तो देखिए, मार्टिन लूथर, आप ये फ़ोटो देखिए और इस फोटो को अच्छे से याद रखिए। अच्छा देखो, मैं आपको सारी फ़ोटो भी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको लेखक का या फिर कोई भी एक फ़ोटो दे देगा और आपसे पूछा जाएगा ये चित्र जो है किसकी है। ठीक है। तो इसीलिए फ़ोटो भी आप ध्यान में रखना। ठीक। देखो, मार्टिन लूथर, इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। तो ये जर्मन के एक युवा भिक्षु थे। ठीक है। यानी ईसाई धर्म के थे। इन्होंने लेकिन कैथोलिक चर्च के भ्रष्ट और अनैतिक कार्यों के विरुद्ध अभियान चलाया था। इन्होंने चर्च को भ्रष्ट बोला और चर्च के जो गलत काम थे उसके विरुद्ध इन्होंने एक अभियान चलाया। इस अभियान को प्रोटेस्टेंटवाद सुधार आंदोलन यानी धर्म सुधार आंदोलन बोला गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आंदोलन का नाम याद रखना, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन। मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मनी भाषा में अनुवाद भी किया ताकि साधारण लोग इसको पढ़ सके। लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद का विरोध किया, यानी चर्च के लोग जो प्राचीन मान्यताओं को लेकर के लोगों का शोषण कर रहे थे, इन्होंने उसका विरोध किया। स्विट्जरलैंड में अन्य विचारकों और व्यापारियों ने मार्टिन लूथर के इस आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, ये याद रखना। स्पेन में भी प्रोटेस्टेंट लोगों ने मार्टिन लूथर के विचारों का समर्थन किया और इन लोगों ने भी संघर्ष के लिए एक संस्था बनाई गई जिस संस्था को बोला गया सोसाइटी ऑफ जीसस, और इस संस्था को बनाया था इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में।
क्लियर है। तो सबसे पहले ये जो धर्म सुधार आंदोलन है इसको शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे मार्टिन लूथर, जर्मनी के थे। कैथोलिक चर्च को इन्होंने भ्रष्ट बोला, अनैतिक बोला। और देखो इसी आंदोलन के बाद जो ईसाई धर्म है वो दो भागों में बटेगा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन, और इन्होंने इसमें चर्च के द्वारा किए जा रहे अनैतिक कार्यों का विरोध किया। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन तो इसका यही है कि मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखो इनके समर्थन जो है इटली के बाहर, जर्मनी के बाहर भी लोग कर रहे थे। तो स्विट्जरलैंड में जो इनके समर्थक थे व्यापारी और अन्य विचारक, स्पेन में भी इनके समर्थक थे। तो स्पेन में तो लोगों ने इनके समर्थन में एक संस्था बना दी थी, संस्था का नाम था सोसाइटी ऑफ जीसस। और अब हम इस संस्था के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा सोसाइटी ऑफ जीसस। तो यह संस्था स्पेन में स्थित है, स्पेन में इसको बनाया गया। इस संस्था की स्थापना इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका लाइन है कि इस संस्था के जो सदस्य थे इसको जेसुइट यानी जीसस, ठीक है, जीसस के बच्चे, जीसस के चाइल्ड कहा जाता था, जेसुइट। याद रखना, जेसुइट जो था सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्यों को बोला जाता था। अब ये जो सोसाइटी ऑफ जीसस था इसका उद्देश्य था निर्धनों की सेवा करना और अन्य दूसरी संस्कृतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है कोपरनिकसीय क्रांति। इम्पॉर्टेंट है। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इटली में हुए पुनर्जागरण बदलाव को पढ़ा। इस बदलावों में हमने सबसे पहले देखा था व्यापार, व्यापार के बाद हम लोगों ने देखा मानवतावाद, मानवतावादी शिक्षा। फिर हमने पढ़ा कला के बारे में, चित्रकार के बारे में और यथार्थवाद के बारे में। उसके बाद हमने वास्तुकला के बारे में पढ़ा। फिर हमने मुद्रण पढ़ा, यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को देखा, महिलाओं की स्थिति को देखा। और अब है हमारा कोपरनिकसीय क्रांति यानी वैज्ञानिक क्रांति। ठीक है। तो अब ध्यान से समझना और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही है। कोपरनिकस, अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो आपको ज्योग्राफी में पता होगा कोपरनिकस जो है ज्योग्राफी में बहुत फेमस क्यों है, ये खगोल शास्त्री है। ठीक है। तो ये जो कोपरनिकस थे जर्मनी के थे, वैज्ञानिक थे और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है। कोपरनिकस से बताने से पहले पूरी दुनिया को ऐसा लगता था कि पृथ्वी बीच में है, सेंटर में है और सूरज हमारे चारों ओर घूम रहा है ना। लेकिन कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है बीच में नहीं है, सूरज जो है वो बीच में है और पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रहा है। इन्होंने एक पांडुलिपि लिखी, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन समय की बात है ना, तो इन्होंने एक पांडुलिपि लिखी। इस समय तक मुद्रण का आविष्कार नहीं हुआ था यूरोप में। इनकी पांडुलिपि को इनकी मृत्यु के बाद, इस बात को ध्यान देना, इनकी पांडुलिपि को इनकी मृत्यु के बाद 1543 में प्रकाशित किया गया, जिसका नाम रखा गया द रिवोल्यूशनिस्ट। ठीक है, द रिवोल्यूशनिस्ट है ना, द रिवोल्यूशनिबस। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम था। देखो इनको इतना डर था, इन्होंने इस बात को ढूंढ तो लिया था, इस बात को इन्होंने सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन इसको इनको जो थे कोपरनिकस, इनको उस समय इतना ज़्यादा डर था, इनको ऐसा लगता था कि अगर ये इस चीज़ को बाहर बताएंगे, अगर ये चर्च का विरोध करेंगे और ऐसी चीज़ें बाहर बताएंगे जो कि उस समाज के लोग उसका यकीन ना कर सके, तो इनको मार दिया जाएगा। इसी वजह से इन्होंने अपनी खोज को पांडुलिपि में लिखा, पर इसको इन्होंने प्रकाशित नहीं किया। तो इनके मरने के बाद, इनके मरने के लगभग 80 सालों बाद जो है इनकी पुस्तक को इनके शिष्यों ने प्रकाशित किया 1543 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोपरनिकस मार्टिन लूथर के समकालीन थे, ये इंपॉर्टेंट है। यानी जिस समय मार्टिन लूथर थे उसी समय के हैं कोपरनिकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जोहान केपलर, वेरी इंपॉर्टेंट। जोहान केपलर जो थे ये भी एक खगोल शास्त्र के विद्वान थे, खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कोपरनिकस के लेखों का अध्ययन किया। कोपरनिकस ने जो अपनी पुस्तक में लिखा था, जो भी उन्होंने अपनी पांडुलिपि में सिद्धांत दिए थे, इन्होंने उसका अध्ययन किया। और फिर इन्होंने, केपलर ने अपनी एक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें इन्होंने बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहे हैं। देखिए कोपरनिकस ने तो ये बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर घूम रहा है, बस, है ना। लेकिन जो जोहानस केपलर थे
इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी के साथ साथ जितने भी ग्रह हैं वे सभी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, और इन्होंने पथ भी बताया कि दीर्घाकार पथ पर घूम रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ पर सॉरी दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूम रहे हैं। आप यहाँ डायग्राम में देखिए, आप देखेंगे ये बिल्कुल गोल नहीं है, ये ओवल शेप में है। इसी शेप को क्या बोला जाता है? दीर्घवृत्ताकार पथ। तो इस तरीके से घूम रहे हैं। ये जो है ये खोज की थी किसने? जोहानस केपलर ने। ठीक है, साइंस के टर्म में हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गैलीलियो गैलीली, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये फिर से पुनर्जागरण समय में जर्मनी के खगोल शास्त्र थे, है ना। इन्होंने गैलीलियो गैलीली ने अपनी पुस्तक लिखा, इनकी पुस्तक का नाम था द मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें इन्होंने गतिशील विश्व के सिद्धांत को बताया। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। कोपरनिकस जो थे, कोपरनिकस ने तो ये बताया कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है। उसके बाद आए कैपलर। कैपलर ने बताया सभी ग्रह पृथ्वी के सूरज के चारों ओर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूम रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आए कौन? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली जो थे, इन्होंने ये बोला सिर्फ और सिर्फ ग्रह ही नहीं घूम रहे हैं, बल्कि जो हमारा सूर्य है वो भी एक यूनिवर्स के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, सूर्य जो है वो भी एक यूनिवर्स के चारों ओर घूम रहा है। और हमारे यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे कौन है? सौर मंडल है, जो कि सभी गतिशील है। तो इन्होंने गतिशील विश्व के सिद्धांत को बताया, और इन्होंने ये सिद्धांत, इस थ्योरी को अपनी पुस्तक में लिखा। इस पुस्तक का नाम था दी मोशन। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ रहे हैं। आइजक न्यूटन। अब न्यूटन को तो आप सभी जानते हैं, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे यानी ये भी यूरोप के ही रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी। पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा था, वो स्टोरी आपको पता होगा। एप्पल के पेड़ के नीचे थे, एप्पल नीचे गिरा, बैठ के ये सोचने लगे कि ये पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, कहीं और ऊपर दाएं बाएं क्यों नहीं चला गया। तो इस तरीके से इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन, जिसको हमने बोला क्या? वैज्ञानिक क्रांति। ठीक है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन, देखो विचारकों ने बताया कि ज्ञान का आधार अन्वेषण एवं प्रयोग है। अगर आपको ब्रह्मांड का अध्ययन करना है, विज्ञान के बारे में पढ़ना है, तो अन्वेषण कीजिए। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? रिसर्च। रिसर्च कीजिए, रिसर्च करके ही हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। समय के साथ साथ भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित एवं खगोल शास्त्र के क्षेत्र में कई सारे प्रयोग हुए, कई सारे अन्वेषण हुए। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस दृष्टिकोण को ही क्या बोला? वैज्ञानिक क्रांति। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा आपके। वैज्ञानिक क्रांति क्या है? तो आप बताएंगे विचारकों के अनुसार अन्वेषण एवं प्रयोग ज्ञान का आधार था। समय के साथ साथ कई विषयों में, स्पेशली गणित और विज्ञान के विषयों में जो विचारक थे उन्होंने कई सारे प्रयोग एवं अन्वेषण किए, और इसी दृष्टिकोण को, प्रयोग एवं अन्वेषण के दृष्टिकोण को ही वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया गया। क्लियर है? 1662 में लंदन में एक सोसाइटी बना जिसका नाम था रॉयल सोसाइटी। इसके बाद 1670 में पेरिस में एक अकादमी बनाया गया, पेरिस अकादमी। इन जगहों पे सार्वजनिक प्रदर्शन और व्याख्यानों का आयोजन किया गया। यानी यूरोप के अलग अलग जगह से लोग इन जगहों पे, इन सोसाइटी में, अकादमी में आते थे, और ये लोग अपना जो भी प्रयोग करते थे, अपनी जो भी खोज करते थे, उसकी व्याख्या यहाँ पर आकर करते थे। तो एक दूसरे के साथ ही अपने ज्ञान को बांटते थे। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हुआ था। ये हमारा हुआ पूरा 1400 से 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक का इतिहास, कहाँ का? यूरोप का। ठीक है, तो ये पूरे आपके एनसीईआरटी के नोट्स हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आएंगे, है ना। डिटेल में एक एक लाइन का नोट्स ये जो है आपको बता दिया गया है। आप अपनी बुक उठा के अब रीड करना। आप जब बुक रीड करेंगे तो आपको जितना भी टॉपिक यहाँ मैंने समझाया है वो सब आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये पूरा नोट्स था। नोट्स जो है सिंपल सा क्रिएटेड बाय ज्योति गुप्ता, इसको जानने की तो आपको ज़रूरत है नहीं। अच्छा, ये नोट्स कंप्लीटेड है, आप इसकी वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। इसकी पीडीएफ जो है आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, एजुकेशन विद ज्योति, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप इसको ज्वाइन करना। यहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट के अगर आपको ऐसे एनसीईआरटी नोट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूँगी विथ नोट्स। ऑलराइट, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।